सभी मेरे प्यारे लिसनर्स का व्यूअर्स का वेलकम है YED की डेली एडिटोरियल क्लास में। हर रोज़ मैं इस क्लास को आपके लिए लाता हूं ताकि आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकाल सकूं और कॉन्फिडेंस के साथ लॉजिक के साथ आप इंग्लिश मेरे साथ सीख सकें। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल फ्रॉडुलेंट क्लेम से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज मैंने एक नई एक्सरसाइज भी की है। वर्ड्स को मैंने इंग्लिश के साथ साथ उनका हिंदी मीनिंग भी लिखा है। तो जो लोग हिंदी स्पीकर्स हैं और हिंदी रीडिंग राइटिंग जानते हैं उन लोगों के लिए वोकैबुलरी थोड़ी सी और इजी बनाने के लिए शुरू करें अपनी क्लास को। अपने नोटबुक और पेन हाथ में रखें। बहुत सारे ग्रामर रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, कहीं पे क्लेम हुआ है और जो कि है फ्रॉडुलेंट, जो कि है धोखाधड़ी वाला। फ्रॉड तो आप जानते ही ना, फ्रॉड मतलब धोखा, फ्रॉडुलेंट मतलब धोखाधड़ी वाला। धोखे से हमने एक एडजेक्टिव बना दिया है नाउन से। अच्छा, धोखाधड़ी के और क्या सिनोनिम होते हैं? डिसऑनेस्ट, फेक, डिसीटफुल, क्रुक्ड, है ना। सबका मतलब यही होता है आप किसी को धोखा देते हो तो धोखाधड़ी वाला काम करते हो। तो कह रहा दावे हुए हैं जो भरे हुए हैं धोखाधड़ी से। अब ये किसने किए हैं? कह रहा ऑन ट्रम्प्स पोल डिले टॉक। कह रहा ये दावा हुआ है ट्रंप की पोल की डिले करने की टॉक पे। ट्रंप ने जो इलेक्शंस को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो देरी से करने का काम किया है, ऐसी बातचीत के ऊपर हम जो है ऐसे क्लेम की बात कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ के देखते हैं किस बारे में क्यों नाराज है ट्रंप साहब से। कह रहा है इन इलेक्शन पोस्टपोनमेंट टॉक ट्रंप sought to cast doubts on integrity of electoral process। कह रहे इलेक्शन को पोस्टपोन करने के अंदर जो बातचीत हुई है, इलेक्शंस को आगे धकेल देने के पीछे जो बातचीत हो रही है, उसमें ट्रंप ने sought to किया, ट्रंप ने कोशिश की काम को करने की। अब वो काम क्या है? कास्ट करने का है डाउट्स को फेंकने का है, डाउट्स को पैदा करने का है। अच्छा, किसके ऊपर? इंटेग्रिटी के ऊपर, अखंडता के ऊपर, वहां की चुनावी प्रतिक्रिया, अब जो है प्रोसेस की, जो इलेक्टोरल वहां की जो पूरी कार्य प्रणाली है। सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूं, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा पोस्टपोनमेंट की टॉक जो है ना, अमेरिका के अंदर इलेक्शन को आगे बढ़ाने की जो टॉक है, ऐसी टॉक करके ट्रंप ने कोशिश की है कि वो डाउट्स डाल दें, वो शकों को पैदा कर दें। और किसके ऊपर? जो अखंडता है वहां की इलेक्शन प्रोसेस है उसकी, है ना। आज तक अमेरिका में इलेक्शन कभी भी जो है डिले नहीं हुए हैं, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सिविल वॉर हो, अमेरिका में हमेशा इलेक्शन टाइम पे होते हैं। पर ट्रंप ऐसी बात करके अपने इस इलेक्शन प्रोसेस की अखंडता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए होंगे सेंटेंस को। अब आते हैं सेंटेंस पे देखने वाली चीजों पे। पहली चीज सॉर्ट और कास्ट वर्ड को देखें। देखिए कास्ट का मतलब होता है फेंकना किसी चीज को। अच्छा, कौन सी चीज हो सकती है? कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मैजिक हो सकता है, डाउट हो सकता है ना, क्वेरी हो सकती है, लाइट हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को जब आपने फेंकते हैं ना, जब आपने किसी चीज़ पे डाउट, शक के बादल गिरा दिए हैं, है ना, किसी जाले को फेंक दिया है, किसी के ऊपर मैजिक डाल दिया, तो आप कास्ट नाम की वर्ब को यूज़ करते हैं। अब ये एक स्पेशल वर्ब है कास्ट नाम की वर्ब। क्यों स्पेशल है? मैं 5 सेकंड का गैप लेता हूं, आप जरा सोचें मुझे ये वर्ब क्यों स्पेशल है। देखते याद आ जाना चाहिए आपको। दिस इज एन इरेगुलर वर्ब। कास्ट की कभी भी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो कास्ट 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 कास्टेड कास्टेड ऐसा ये कभी भी नहीं चलता है। तो इस मायने में दिस इज एन रेगुलर वर्ब एंड अ स्पेशल वर्ब, हमेशा इसी तरीके से चलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल योर स्टोरी कास्ट लॉट ऑफ डाउट्स, तुम्हारी स्टोरी बहुत सारे डाउट्स को पैदा करती है, फेंकती है। बिल्कुल सही है सेंटेंस। आपने डाउट को फेंका है, यू कैन कास्ट द डाउट। द प्रोफेसर कास्टेड सम लाइट ऑन द टॉपिक। प्रोफेसर साहब ने कास्ट किया थोड़ी सी रोशनी को इस टॉपिक के ऊपर। सेंटेंस में गलती है क्या? कास्टेड, कास्टेड नहीं होता, कास्ट की सेकंड फॉर्म कास्ट ही होती है। द प्रोफेसर कास्ट सम लाइट ऑन द टॉपिक। देखने में अननेचुरल लग सकता है बट दिस इज ए प्रॉपर्ली नेचुरल कंस्ट्रक्शन। कास्ट को आप कास्टेड नहीं लिखते हैं। द ब्यूटीफुल गर्ल कैन कास्ट हर मैजिक ऑन एनीवन। सुंदर लड़की, ये जो सुंदर लड़की है अपना मैजिक किसी के ऊपर भी चला सकती है। कैन कास्ट हर मैजिक ऑन एनीवन। तो इस तरीके से कास्ट नाम की वर्ब चलती है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होती है कुछ स्टूडेंट्स को, सर ये वाला कास्ट और एक ये वाला कास्ट, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये एक ही है? भाई अलग अलग है। ये वाला वो कास्ट है जिसकी हम बात कर चुके हैं, और ये वाली जो कास्ट है वो आपकी जाति, आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, जो भी हैं आपकी कास्ट है ना। तो ये ई वाला कास्ट अलग है इस कास्ट से। अच्छा, दूसरा वर्ड है सॉर्ट। देखो उनको आपको सीखना पड़ेगा एक बार। अगर आप सीखोगे नहीं ना तो आप आंखों से निकाल दोगे अगली बार, फिर आपके सामने आ जाएगा, फिर आप सोचोगे क्या है वर्ड। सीख जो है ना, इसकी 3 फॉर्म्स ऐसे बनती हैं, सीख,
सॉर्ट सॉर्ट। कुछ लोगों के दिमाग में होता है सीक की सेकंड फॉर्म सीक्ड होती है या सॉर्ट की फर्स्ट फॉर्म साइट होती है, दोनों बातें गलत हैं। सीक सॉर्ट सॉर्ट ऐसे ये वर्ब चलती है। इसका मतलब क्या होता है? चाहना या पाने की कोशिश करना। आज मैंने हिंदी में लिखा जानबूझ करके, अब मैं रोज यही करने वाला हूं, फायदा उठाएं इसका। तो कह रहा है सीक का मतलब चाहना या पाने की कोशिश करना। अच्छा इंग्लिश में बोले तो ट्राई करना, ट्राई टू गेट करना, अचीव करना, चेस करना, परस्यू करना, किसी चीज के पीछे पड़ जाना उस चीज को पाने के लिए। अच्छा सीक वर्ब की खासियत क्या है? इसके बीच में कभी भी फॉर नहीं लगेगा। सीक फॉर ऑब्जेक्ट अगर आप देते हो इसको, सीक फॉर ट्रूथ, सीक फॉर समथिंग, अगर आप उसको कोई ऑब्जेक्ट देते हो सीधे सीधे उसके बीच में आप फॉर को निकाल देंगे। बहुत मशहूर एरर का क्वेश्चन है, सीक के बाद में फॉर लगा के आपको देता है, फॉर को निकाल देना है। अच्छा सर सीक के बाद में टू आ जाए तब सही है। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इंफिनिटिव होता है जो कि सीक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये वर्ब है ना अपने बाद कभी प्रपोजिशन नहीं लेगी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमेशा इसी तरीके से काम करती है, बिना प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट लेती है। तो शी इज सीकिंग द ट्रूथ, सेंटेंस इज सही है, सेंटेंस इज करेक्ट। यहां पे अगर फॉर लगा होता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है ना। द ऑफिसर सॉर्ट द फाइल्स, सेंटेंस सही है, अगर यहाँ पे बीच में फॉर लगा होता तो सेंटेंस गलत हो जाता। आई एम सीकिंग टू वर्क इन योर कंपनी, सीक के बाद में टू आ रहा है, बट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेंटेंस सही है। द पीएम सॉट टू अश्योर द पब्लिक, पीएम साहब ने पब्लिक को अश्योर करने की कोशिश की, सेंटेंस इज करेक्ट। तो समझ गए होंगे आई थिंक सीक वर्ब कैसे काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, इस लेक्चर की पीडीएफ आप हर रोज की तरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। जिन लोगों को मेंबरशिप रिलेटेड क्वेरीज हैं वो भी ग्रुप में जाकर के मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, है ना। ग्रुप के अंदर मैं एडमिन हूँ, मुझे क्लिक करके मेंबरशिप रिलेटेड अपनी क्वेरीज को मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। कार्ड किसी का काम नहीं कर रहा है या कोई पेटीएम से करना चाहता है ना। अच्छा दूसरी चीज, सब्जेक्ट है ट्रम्प, ग्रीन में वर्ब थी इसकी सॉर्ट। वैसे पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में मार्क किया हुआ है। येलो के अंदर स्पेशल वर्ड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं, जैसे मैंने कास्ट के बारे में आपको बताया, है ना। इसी तरीके से आप पूरे एडिटोरियल में मेरे साथ ग्रीन और पिंक को माइंड करते जाएं। आप जो 6 महीने में सीखेंगे ना अपने आप से, आप 10 दिन में वो काम कर सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को मेरे साथ मिलाना शुरू कर दें आज से। आप करके देखो, 10 दिन में आपको उतना फायदा मिलेगा जो 6 महीने में आप अपने आप से नहीं लेने वाले थे। अब आगे बढ़ेंगे। एक समरी मैं आपको दे देता हूं। समरी ये है कि आज तक अमेरिका में इलेक्शंस कभी भी डिले नहीं हुए हैं, और इस बार कोरोना के चलते इलेक्शंस होंगे वाया बैलेट पेपर्स, जो जाएंगे मेल के थ्रू। पब्लिक को इकट्ठा नहीं होना है अमेरिका के अंदर। इस बार इलेक्शंस कैसे होंगे? पब्लिक अपने लेटर्स भेजेगी, वो जाएंगे सेंटर के पास, उन लेटर्स के ऊपर लिखा होगा हमने किसको वोट डाला है। तो ऐसा सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो ट्रम्प को लगता है ये लेटर्स होना, इसके अंदर उनका जो प्रतिद्वंदी है जो बिडेन वो जीत जाएगा। वैसे भी वो ओपिनियन पोल्स में ट्रम्प से आगे है, और लगता है ट्रम्प को नवंबर में अपनी कुर्सी चली जाएगी। तो इसने वहां की पब्लिक को ट्विटर पे बोला कि यार अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर आप बोलो तो कोरोना वोरोना चला जाए फिर आप आकर के वोट कर लेना, इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो अपना एडिटोरियल इससे बहुत नाराज है, कह रहा वो काम बोल रहे हो जो आज तक अमेरिका में नहीं हुआ, कभी भी इलेक्शन डिले नहीं हुए। आप कुर्सी के मोह के अंदर ऐसी बात कर रहे हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि पब्लिक आपको चुने, जो बिडेन को ना चुने। बस इसकी यही समरी आज की, है ना। ट्रम्प को नसीहत दे रहा है गंदे काम मत करो। आज की टोन में बोलूंगा विट्रियोलिक और एसर्बिक, खून भरा जो जहर भरा है ना, जहर भरा एडिटोरियल है फॉर ट्रम्प। इसने जगह जगह ट्रम्प के लिए जहर बोला हुआ है लाइनों के अंदर, मतलब बहुत बुरे तरीके से ट्रम्प की इसने बुराई की है। तो ऐसी टोन को बोलते हैं एसिडिक, एसर्बिक या विट्रोलिक, है ना। बहुत ही खराब कड़वाहट भरी टोन। चलिए शुरू करते हैं। समरी को डालें कमेंट सेक्शन में। हर रोज जो लोग डाल रहे हैं वो अच्छा बन रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं। मेंबर्स मुझे डायरेक्टली भी समरी भेज सकते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ऑन व्हाट्सएप। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप imperiled the confidence of his fellow citizens in the November 2020 US presidential elections when he asked via Twitter whether he ought to postpone it due to concerns surrounding the possibility of fraud owing to mail-in voting। लंबा सेंटेंस है। अब देखो सब्जेक्ट वो पकड़ना आसानी से आप इसको पढ़ पाओगे। ट्रंप साहब ने एम्पेरल कर दिया, ट्रंप साहब ने जोखिम में डाल दिया। अच्छा किसको? कॉन्फिडेंस को, यकीन को। अच्छा किसके? अपने फेलो सिटीजन्स के, अपने देशवासियों के। अच्छा कब? नवंबर के 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो देशवासियों का नवंबर में जो इलेक्शन होने वाला है, जो उसमें कॉन्फिडेंस उनका यकीन है, उस कॉन्फिडेंस को ट्रंप साहब ने इम्पेरल कर दिया, जोखिम में डाल दिया। इम्पेरल वर्ड को भी आगे देखेंगे, है ना। अच्छा कब डाला? व्हेन, जब उसने पूछ लिया ट्विटर के जरिए हाँ कि ना उसको
करना चाहिए और टू पोस्टपोन। अच्छा किसको? इट, इन इलेक्शंस को। तो उसने ट्विटर के जरिए पूछा लोगों से क्या इलेक्शन पोस्टपोन कर दूं? अच्छा बहाना क्या दिया? कारण से उन चिंताओं के जो सराउंड करती है, चारों तरफ हैं, उस पॉसिबिलिटी के, उस संभावना के जो है फ्रॉड की। अच्छा फ्रॉड क्यों होगा? कारण से मेल इन वोटिंग के, ऐसी वोटिंग जो अभी लेटर्स के, मेल्स के थ्रू होगी। एक बार सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, अच्छा सेंटेंस है। ट्रंप साहब ने जोखिम में डाल दिया यकीन अपने देशवासियों का, सिटीजन्स का 2020 के यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जो यकीन था। यकीन ऐसे उसने जोखिम में डाला जब उसने ट्विटर पे पूछ लिया क्या वो पोस्टपोन कर दे इन इलेक्शंस को, क्योंकि कंसर्न्स हैं उस पॉसिबिलिटी से जो है फ्रॉड की। इसको लगता है फ्रॉड होगा, और फ्रॉड होगा किस कारण से? ऐसी वोटिंग से जो आप मेल के थ्रू करेंगे, जो आप डायरेक्टली आकर के, जो बूथ पे आकर के नहीं करेंगे। अब आए सेंटेंस की ग्रामर के अंदर। सेंटेंस का सब्जेक्ट था ट्रंप, सेंटेंस की वर्ब थी इम्पैरल्ड। दूसरा कंजंक्शन आने के बाद दूसरा क्लोज आया, उसकी वर्ब है ही और उसकी सब्जेक्ट है ही और उसकी वर्ब है आस्क्ड। फिर वेदर के बाद में तीसरा क्लोज आया, उसकी वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है ही और वर्ब है उसकी ought to। तो ऐसे सब्जेक्ट वर्ब के पेयर बने हुए हैं, इनको आप ध्यान करें। ऐसे सेंटेंस को आप पढ़ते हैं इस तरीके से, है ना। अब इसमें जो देखने वाले वर्ड्स हैं उन पे नजर मारते हैं। एम्पैरल करना, देखो ये पैरल और डेंजर दो वर्ड्स हैं, दोनों सिस्टर वर्ड्स हैं, दोनों एक जैसे ही चलते हैं, एक जैसा इनका मीनिंग होता है। दोनों का मतलब होता है जोखिम या रिस्क, है ना। पैरल और डेंजर, जोखिम या रिस्क। जब आप पैरल के आगे इम लगा देंगे और डेंजर के आगे एन लगा देंगे, तब आप इनकी वर्ब फॉर्म में बना देंगे, इनको चेंज कर देंगे। तो इम्पैरल और एंडेंजर दोनों का मतलब है जोखिम में डालना, है ना। टू पुट समवन या समथिंग इन डेंजर, समझ गए ना। तो पैरल और डेंजर इस तरह से काम चलता है इनका। पैरल इज इक्वल टू डेंजर, इम्पैरल इज इक्वल टू एंडेंजर। अब देखो एंडेंजर और इम्पैरल के लिए एक सिनोनिम वर्ड अपने पास जेओपार्डाइज। जेओपार्डाइज इसका मतलब होता है किसी को जेओपार्डी में डालना, किसी को जोखिम में डालना। तो इस तरह से तीनों वर्ड्स को एक तरफ रखें दिमाग में, जोखिम से रिलेटेड है। और के बाद में टू हमेशा आता है, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अच्छा कुछ लोगों का सवाल होता है सर ये ओड, शुड और मस्ट में फर्क क्या है? आज मैं आपको बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। ओड सबसे जो है ना निचले दर्जे की है, कुछ काम को आपको करना चाहिए, उसकी लीस्ट प्रायोरिटी है ओट। और टू, शुड का मतलब हाँ आपको करना चाहिए, मस्ट का मतलब आपको करना ही चाहिए, और इससे ऊपर हैज टू, हैव टू, हैड टू, आपको तो करना ही चाहिए, अगर नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है, कौन सी चीज कितनी जरूरी है। अगर ऑट टू से बताएंगे तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं अगर आपने नहीं की तो आपकी सांसें बंद हो जाएंगी कल, है ना। मॉरली आपको करना चाहिए, नहीं करोगे तो बहुत बेशरम है दुनिया में जो नहीं करते, तो आप भी नहीं करोगे तो चल जाएगा काम, है ना। शुड और मस्ट जो है थोड़ा सा इनसे आगे, हैज, हैव, हैड जो है सबसे आगे। अब इसमें एक छोटी चीज और है, जैसे शी ऑट टू जॉइन अस इन द सेलिब्रेशन, इसका मतलब है ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें ज्वाइन करना चाहिए सेलिब्रेशन के अंदर। अगर मैं नॉट लगाना चाहूं तो ऑट नॉट टू बनेगा, ना कि ऑट टू नॉट, समझ गए ना। नॉट आएगा टू से पहले। वैसे ही दे ऑट टू हेल्प अस, इसमें भी दे ऑट नॉट टू हेल्प अस, है ना। ऐसे बनाएंगे, टू को टू से पहले नॉट को फिक्स करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपसे एक चीज शेयर कर देता हूं। ये एडिटोरियल सीधे सीधे बना हुआ एक महल है, आपको अगर इसकी नींव में जाना है, कहने का मतलब आप आसान भाषा में एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे मैं ग्रामर प्लेलिस्ट के अंदर सारी ग्रामर की वीडियोस को एक एक करके डाल रहा हूँ। ये चैनल का होम पेज है, ग्रामर प्लेलिस्ट पे जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। शुरू से प्ले करें, 19 वीडियो अभी तक इसमें आ चुकी हैं। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे आपके लिए कोई भी एडिटोरियल पढ़ना ईजी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिस फॉर्म ऑफ वोटिंग which includes absentee voting but can include border measures for voting via the postal system is expected to occur on a large scale owing to social distancing measures necessitated by the COVID-19 pandemic। कह रहे ये फॉर्म जो है, ये जो रूप है वोटिंग का जिसमें हम वोट को वाया पोस्ट है ना अपना वोट भेजेंगे, कह रहे ये जो खास फॉर्म ऑफ वोटिंग है ना, कह रहे जो कि इंक्लूड करती है, जो कि शुमार करती है, जिसमें शामिल है एब्सेंटी वोटिंग। अब ये खास टाइप की वोटिंग है जिसमें एब्सेंट लोग भी वोट कर सकते हैं बिना बूथ पे जाए, और साथ में बट इंक्लूड कर सकती है साथ ही साथ किसको, बहुत ही ब्रॉडर, बहुत ही लंबे चौड़े फैले मेजर्स को, कदमों को वोटिंग के लिए पोस्टल सिस्टम के जरिए। कह रहे ये जो खास टाइप की वोट है ना, जो ये सब चीजें शुमार होता है जिसमें, कह रहे ये जो दिस फॉर्म है ना,
इज एक्सपेक्टेड, इससे ऐसी आशा है कि ये अगर होगी एक बहुत बड़े स्केल पे, ये घटित होगी एक बहुत बड़े लेवल पे, कारण से सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स के जिनको नेसेसिटेट किया गया है, जरूरी बनाया गया है कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा। समझे सेंटेंस को? तो देखो सेंटेंस ऐसे बनाए, दिस फॉर्म इज एक्सपेक्टेड, समझ गए ना? ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, बीच में रिलेटिव क्लोज है। इस वर्डिंग फॉर्म के बारे में हमने बताया भाई ये क्या क्या कर सकती है, और साथ में एक्सपेक्टेड क्या है ये हमने लास्ट में बताया, ये ऐसे ऐसे करेगी। तो समझ गए ना सेंटेंस को? दिस फॉर्म की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, ये सेंटेंस ऐसे बना है। बीच में बताया ये फॉर्म क्या क्या इंक्लूड करती है, विच की वर्ब इंक्लूड्स और कैन इंक्लूड, है ना? दिस फॉर्म की इज एक्सपेक्टेड, और लास्ट में हमने बताया इससे एक्सपेक्ट क्या है कि बहुत बड़े स्केल पे इस कारण से होगी। वर्ब देखने वाले कौन से हैं? इंक्लूड मतलब शामिल करना, अगर मतलब किसी काम का टेक प्लेस होना, किसी घटना का घटित होना, एक्सपेक्टेड मतलब ऐसी आपसे आशा होना, नेसेसिटेट इसका मतलब है किसी चीज को जरूरी बनाना, टू मेक समथिंग नेसेसरी, नेसेसिटेट, है ना? इसका एक सिनोनिम होता है वारंट, वारंट आपको मैं यूज करके दिखा देता हूं। सक्सेस नेसेसिटेट्स हार्डवर्क, सक्सेस जरूरी बनाती है हार्डवर्क को, अगर हार्डवर्क होगा तभी सक्सेस होगी, है ना? आप इसके आगे यूं लगा सकते हो, माय सक्सेस नेसेसिटेट्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, इसकी जगह आप यूं भी लिख सकते हो वारंट्स, मेरी सक्सेस को जरूरत है, जरूरी बनाती है वो हार्डवर्क को। तो नेसेसिटेट इस तरह से जो ना वर्ड चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर देते हैं वोकैबुलरी को। कह रहा है हिज ट्वीट हैज रेज्ड अ फ्यूरोर with speculation that the president may be toying with the idea of delaying the democratic exercise beyond number 3 after trailing his democratic challenger former vice president Joe Biden in the opinion polls। सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है उसकी ट्वीट ने रेज कर दिया है, उठा दिया है। अच्छा भाई किसको? बहुत सारे गुस्से को, फिरोर को, बवाल को, रेज को, आउटरेज को, समझ गए ना इस वर्ड को? तो इसकी ट्वीट ने बहुत सारा गुस्सा भड़का दिया है, रेज कर दिया है। अच्छा इस स्पेकुलेशन के साथ, इस गैस के साथ, इस अंदाज के साथ, अंदाजा क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना अपना, ये टॉय विद कर रहा है, ये पब्लिक के साथ मस्खरी कर रहा है, चिढ़ा रहा है पब्लिक को। अच्छा और कैसे? इस आइडिया के साथ टॉय विद कर रहा है जो है डिले करने का, किसको? इस गणतांत्रिक एक्सरसाइज को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। और कहां डिले करना है? 3 नवंबर के पार। अच्छा और कब डिले करना है? ट्रेल करने के बाद, पीछे रह जाने के बाद अपने डेमोक्रेटिक चैलेंजर से, इसके राइवल से, जिसका नाम है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन। और कहां पे पीछे रहेगा भाई? इन द ओपिनियन पोल्स, वहां के ओपिनियन पोल्स में। तो हुआ क्या? ओपिनियन पोल्स में पता लगा कि जो बिडेन इनसे आगे हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है कि इसने, ट्रंप ने 6 महीने और कुर्सी पे बने रहना है, इस चक्कर में इस आइडिया के साथ हमारे साथ मस्करी कर रहा है। समझ गए ना सेंटेंस को? इस वर्ड को नोट कर लेना, गुस्से को, बवाल को, रेज और आउटरेज दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। स्पेकुलेशन होता है आपका गैस, टॉय विद होना है किसी को चिढ़ाना, मस्करी करना, फिडल करना, प्ले विद करना, रिडिक्यूल करना। कि रिडिक्यूल और फिडल जो है ना, दोनों वर्ड्स को अच्छे से देखना है ना। किसी के इमोशन से खेलते हो आप, तो आप ऐसा ही काम करते हो, रिडिक्यूल करते हो, फिडल विद करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेल करना, किसी के पीछे रह जाना, टू बी लेफ्ट बिहाइंड, टू फॉल बिहाइंड, है ना, टू लैग। इसका एंटोनिम होता है लीड करना। अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आप पीछे हो, अगर आप लीड कर रहे हो तो आप आगे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर द यूएस इलेक्शंस द डेट्स for which are fixed by federal statute through Congress has never in history been delayed, including during the Civil War era and the World Wars। कह रहा अमेरिका के इलेक्शंस जिनकी तारीखें, द डेट्स ऑफ विच, जिनकी, या फॉर विच, जिनकी, कह रहा जिनकी तारीखें फिक्स की जाती हैं वहां के फेडरल स्टैट्यूट से, कांग्रेस के जरिए। देखो फेडरल स्टैट्यूट क्या है वहां का? वहां की संघीय प्रणाली, ऐसा समझ लिया है ना। फेडरल स्टैट्यूट मतलब सब स्टेट्स मिलकर के एक सेंटर को फॉलो करती हैं और सब मिल करके एक स्टैट्यूट बना करके एक लॉ के थ्रू इस काम को करती हैं। तो यूएस के इलेक्शंस जिनकी डेट्स कांग्रेस के जरिए फेडरल स्टैट्यूट जो है फिक्स करता है। कह रहे ये जो इलेक्शंस है ना, कभी भी डिले नहीं हुआ हिस्ट्री में, हैव नेवर बीन इन हिस्ट्री बीन डिलेड। कह रहे शामिल है इसमें वो वाला टाइम ड्यूरिंग जब थी कोल्ड वॉर की एरा, सिविल वॉर की एरा और वर्ल्ड वॉर्स। तो अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान और विश्व युद्धों के दौरान फर्स्ट एंड सेकंड कभी भी अमेरिका में इलेक्शंस डिले नहीं हुए हैं, पर ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इस बार डिले कर देते हैं। समझ गए सेंटेंस को? इलेक्शन की वर्ब पकड़ लेना, डेट्स की वर्ब पकड़ लेना, आर फिक्स्ड। कह रहा फर्दर, इससे भी आगे,
5 states offer universal mail-in voting to all their registered voters। कह रहे 5 स्टेट्स जो है ना अमेरिका की, देखो अमेरिका की शायद 50 स्टेट्स हैं, अगर मुझे अच्छे से याद है तो उनमें से 5 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि ऑफर करती हैं यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग को। ऐसी मेल इन वोटिंग को कि अपना वोट कहीं से भी यूनिवर्सल होकर के डाल दें, कहीं भी बैठे हो अपना वोट जो है पोस्ट कर दें हमें, और किनको, सारे अपने रजिस्टर्ड वोटर्स को। वगैरह ऑलरेडी 5 स्टेट्स इस तरह की वोटिंग का उनके पास ऑप्शंस है। कह रहा नेवरदलेस फिर भी दिस इज नॉट इवन द फर्स्ट ओकेजन ऑन विच द 45 प्रेसिडेंट हैज लैश्ड आउट एट मेल इन वोटिंग एज अ फ्रॉडुलेंट प्रोसेस। कह रहा फिर भी ये नहीं है पहला ओकेजन, ये नहीं है पहला मौका जिसके ऊपर ऑन विच हमारे 45वें प्रेसिडेंट है ना जो अमेरिका के, इन्होंने लैश आउट किया है। हैज लैश आउट, लैश आउट करना होता है किसी पे जोरों की मार करना गुस्से के साथ। तो कह रहे पहला मौका नहीं है जब प्रेसिडेंट साहब ने इतना गुस्सा दिखाया है इस मेल इन वोटिंग पे, इस पत्राचार के रिलेटेड जो है, पोस्ट के रिलेटेड जो वोटिंग है, और कैसे गुस्सा दिखाया, एक धोखाधड़ी वाली प्रोसेस के तौर पे। तो पहले भी कई बार ये बोल चुके हैं कि इस वोटिंग के अंदर धोखाधड़ी होती है, और आज भी कोई नई बात नहीं है। सेंटेंस पे देखने वाली चीज, दिस की वर्ब इज, दिस सिंगुलर होता है, अगर मुझे प्लूरल यूज करना हो तो दिस की जगह लगाऊंगा दीज, अगर कई सारी चीजों को डिनोट करना हो तो। प्रेसिडेंट की वर्ब है हैज लैश आउट, लैश आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बोल करके या लिख करके किसी को फटकारना, है ना, मारना नहीं है किसी को। लैश आउट करने का मतलब है वर्बली और इन अ रिटन फॉर्म अटैक समबडी। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट May 2020 he attacked the California government for sending out mail-in ballots and was strictly fact-checked by Twitter, showing little evidence to support the claim that mail-in voting will lead to fraud। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। मई 2020 में कुछ हुआ, क्या हुआ भाई, इसने कर दिया अटैक, इसने लैश आउट कर दिया कैलिफोर्निया की सरकार पे। अच्छा, कैलिफोर्निया वहाँ की एक स्टेट है, उसकी सरकार पे इसने हमला कर दिया। क्यों? सेंड करने के लिए मेल इन बैलेट्स को, वहाँ से जो वोट आए वो मेल के थ्रू आए थे, इसलिए इसने इस पर अटैक कर दिया। और कह रहा है इसको फटाफट फैक्ट चेक भी किया गया। इसने, जिसने अटैक किया था, इसी को फटाफट इसके फैक्ट्स को चेक करके करेक्ट भी किया गया। किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा। अच्छा, कैसे किया गया भाई? शो करते हुए बहुत ही कम एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए इस क्लेम को कि जो मेल इन वोटिंग है, जो पत्र के थ्रू जो वोटिंग होती है वो लीड करेगी फ्रॉड को, वो खत के थ्रू वाली वोटिंग फ्रॉड में, धोखाधड़ी में लीड करेगी। सेंटेंस रिपीट करता हूं, 2 वर्ब्स हैं इसके अंदर खास, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। 2020 में इसने कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट पे अटैक किया क्योंकि उन्होंने खत के थ्रू बैलेट्स को भेजा था। अब देखो, जब वो ये काम कर रहा था ना, साइमल्टेनियसली उसने एक और काम किया था। वो काम मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन से बताया। दूसरा काम क्या था? शो करते हुए ना के बराबर एविडेंस को। जब इसने अटैक किया ना तो कोई एविडेंस नहीं दी इसने, साथ में कोई सबूत नहीं दिया। किस काम के लिए भाई? सपोर्ट करने के लिए अपने इस दावे को कि इस तरह की जो वोटिंग होती है वो फ्रॉड करवाती है, उसमें फ्रॉड होता है। तो ऐसे इसने किया था कैलिफोर्निया पे हमला। अब देखो इसके साथ हुआ क्या, इसको फटाफट से फैक्ट चेक भी कर दिया था ट्विटर ने फटाफट इसका अकाउंट बैक ब्लॉक कर दिया था। इसको जो है ना करेक्ट करके ट्विटर ने बोला था गलत बात मत बोलो, देश वालों को मत भड़काओ। तो फैक्ट चेक करने का मतलब क्या होता है? आपने कुछ बोला, मैंने नेट पे चेक किया और आपको दिखा दिया, देखो तुम गलत बोल रहे हो, आई हैव चेक्ड योर फैक्ट्स, है ना। तो फैक्ट चेक किसी को करेक्ट करना, किसी को मेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट अगले पैराग्राफ में आने वाला है। कह रहे व्हाइल इट इज सेफ टू अस्यूम दैट देयर इज अ नियर नेग्लिजिबल चांस ऑफ द इलेक्शन गेटिंग पोस्टपोन्ड primarily due to the wisdom of the country's founding fathers in the separating power across the executive, legislature and judiciary। इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस तो लंबा है। कह रहे जहां ये चीज बहुत सेफ है, इसको मान लेना बड़ा सुरक्षित है। किसको? इस चीज को अज्यूम कर लेना, मान लेना कि वहां पे नियर नेग्लिजिबल चांस है, बिल्कुल थोड़ा सा मौका है। नियर नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। और किस चीज का? इलेक्शन के पोस्टपोन हो जाने का। अच्छा, क्यों? खास करके प्राइमरीली, प्रिंसिपली कारण से विजडम, जो बुद्धिमानी है, और किनकी? कंट्री के फाउंडिंग फादर्स की। तो इलेक्शन के जो पोस्टपोन होगा ना, उसका नियर नेग्लिजिबल चांस है। और ये काम इसलिए है क्योंकि कंट्री के जो फाउंडिंग फादर्स है, जिन लोगों ने कंट्री को फाउंड किया, इनको इस्टेब्लिश किया, उन लोगों ने इतनी बुद्धिमानी, इतनी समझदारी हमें दिखाई। अब देखो उन्होंने समझदारी किस चीज में दिखाई? सेपरेट करने में, पावर्स को अलग करने में, ताकतों को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव व्यवस्थापिका और जुडिशरी न्यायपालिका के बीच। तो इसने ऐसा सिस्टम किया है कंट्री के फाउंडिंग फादर्स ने
कि कभी भी इलेक्शन पोस्टपोन ना हो, इस वजह से अब मान सकते हो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे। कह रहे जहां पे ये पूरी की पूरी बात है। अच्छा हुआ क्या? द बिगर क्वेश्चन दैट लूम्स इन द शैडो ऑफ द फर्स्ट Trump presidency is the damage done to the fabric of American democracy so far। कह रहे जो बड़ा क्वेश्चन है ना, जो बिगर क्वेश्चन है, जो कि लूम करता है, जो कि मंडराता है सर पे, शेडो के अंदर, परछाई में, प्रेसिडेंट ट्रम्प की पहली प्रेसिडेंसी के, इनके पहले कार्यकाल के। कह रहे ये बिगर क्वेश्चन इज वो है वो वाली डैमेज जो हो चुकी है अमेरिकन डेमोक्रेसी के, अमेरिकन गणतंत्र के फैब्रिक पे सो फार अभी तक। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, अब यहाँ कपड़े की बात नहीं हो रही है। डेमोक्रेटिक फैब्रिक का मतलब है वहां की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, है ना। तो कह रहे हैं ये तो कोई बात नहीं है, इलेक्शन तो नहीं जाएंगे आगे, लेकिन सवाल बड़ा ये है इसने जो काम किया है ना उससे बहुत बड़े बड़े खतरे अमेरिकन जो सोसाइटी है उसकी वैल्यूज के ऊपर पड़ गए हैं। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीजों पे आते हैं। शायद सब्जेक्ट वो पकड़ा होगा तो बहुत ईजी है। बिगर क्वेश्चन की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है लूम्स, इट की वर्ब है इज, और यहाँ पे चांस की चांस एक्चुअल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको मुझे कलर अलग देना था, मैं अभी दे देता हूँ, है ना। चांस इज नॉट ए सब्जेक्ट। अच्छा अब इसमें देखने वाले वर्ड्स कौन से हैं? अज्यूम करना मतलब मान लेना, इमेजिन कर लेना, बिलीव करना, कंसीडर करना, सपोज करना। नियर नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल होता है ना, उसको कहते हैं नियर नेग्लिजिबल, है ना। अच्छा फाउंडिंग फादर पे एक छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट आज का, फाउंड और फाइंड वर्ब के बीच का। शायद मैं दूसरी बार करवा रहा हूं इसको, बहुत दिन हो गए करवाए हुए, जो लोग नए हैं उनको जरूर फायदा मिलेगा। मैंने रूल आपके सामने लिख दिया है, आप इन 4 सेंटेंसेज अगर मुझे एरर बताएं इस रूल को पढ़ के जो मैंने आपके सामने ऊपर लिखा है, फिर मैं आपको आज का क्विज बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद। चलिए सिंपल है कॉन्सेप्ट, अगर नहीं लग रहा तो अब देख लेना, सिंपल बन जाएगा अगर थोड़ा फोकस रखोगे तो। 2 वर्ब्स हैं इंग्लिश में, एक है फाइंड, एक है फाउंड। दोनों वर्ब्स अलग अलग हैं। फाइंड का मतलब है किसी चीज को ढूंढना, पाना, डिस्कवर करना, है ना, इजाद करना। फाउंड का मतलब है किसी चीज को एस्टैब्लिश करना, है ना, किसी चीज को स्थापित करना। अब इनमें कंफ्यूजन क्या है? अगर ये दोनों अलग वर्ब्स हैं तो कंफ्यूजन क्या है? फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, है ना, और फाउंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और फाउंडेड। अगर फाइंड की सेकंड फॉर्म देखो तो वह फाउंड की फर्स्ट फॉर्म जो है वो दोनों एक जैसी है ना। अगर आप इन दोनों को देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कब कहां पे लगेगा। थोड़ा मैं बराबर कर देता हूं और अच्छे समझ में आएगा आपको। जस्ट अ मिनट। फाइंड, फाउंड, फाउंड, और यही फाउंड जो है यहां भी आ रहा है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाइंडिंग और फाउंडिंग, ऐसे ही बनेगा। अब मैं फटाफट इनको चारों के अंदर लगा के देखता हूं इस फॉर्मूला को और ढूंढता हूं अगर मेरा सेंटेंस गलत है तो। वी हैव फाउंडेड 5,000 रुपी, हमने 5,000 रुपयों को डिस्कवर किया। हमें 5,000 रुपये कहीं पड़े हुए मिले, समझ गए ना, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। अगर मुझे पैसे रुपए पड़े हुए मिले हैं और मैं यूज करना चाहता हूं दोनों में से एक वर्ब को, तो मैं कौन सी यूज करूंगा? ये डिस्कवर करने वाली फाइंड या किसी चीज को स्थापित इस्टेब्लिश करने वाली फाउंड? सिंपल सा लॉजिक है सर, आपने ढूंढा इन पैसों को तो आप डिस्कवर करेंगे, फाइंड करेंगे। अगर फाइंड को करूंगा तो हैव के बाद में फाइंड की थर्ड फॉर्म आएगी विच इज फाउंड। वी हैव फाउंड 5,000 रुपी, समझ गए ना। चलो अगले सेंटेंस को देखो। अजीज प्रेम जी फाउंड विप्रो इन 1968। अजीज प्रेम जी ने, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, है ना, या तो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इन चारों में से कुछ आएगा, फाइंड, फाउंड और फाउंड और फाउंडेड। कह रहे अजीज प्रेम जी ने विप्रो को 1968 में क्या ढूंढा उन्होंने या एस्टैब्लिश किया? विप्रो कहीं गुम गई थी, 1968 में वो गए बाजार में और उनको विप्रो पड़ी हुई मिली कहीं पे, है ना, ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो फाउंड नहीं आएगा यहाँ पे फाउंड आएगा। अगर फाउंड आएगा तो प्रेम जी के साथ में फाउंड आना चाहिए अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए फाउंड की जगह फाउंडेड आएगा। समझ गए ना। 1968 में काम हो चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, पर हमें यूज करनी है फाउंड की सेकंड फॉर्म फाउंडेड। अजीज प्रेम जी फाउंडेड विप्रो इन 1968। वैसा यहाँ करना है, शी इज द फाइंडर ऑफ 2 मेजर ऑयल कंपनीज। वो स्टैब्लिशर है, स्थापित करने वाली है 2 बड़ी ऑयल कंपनीज को। अगर स्थापित करती है तो वो फाइंडर नहीं होगी, वो होगी फाउंडर। समझ गए ना, फाउंड करने वाली तो होती है फाउंडर, उसने ढूंढा नहीं है, उनको स्टैब्लिश किया है। इसी तरह से लास्ट में आई फाइनली फाउंडेड माई पैशन टू बी इन राइटिंग। फाइनली मैंने डिस्कवर कर लिया मेरा पैशन राइटिंग के अंदर है। तो मैंने अगर फाउंड किया, अगर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की तो डिस्कवर वाले फाइंड की करूंगा तो फाउंडेड नहीं। आई फाइनली, जस्ट अ मिनट,
फाउंड माई पैशन टू बी इन राइटिंग। सिंपल है ना कॉन्सेप्ट, बस इतना देख लेना कौन सा मीनिंग आप चाहते हो, ढूंढ रहे हो या किसी चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हो। एस्टैब्लिश कर रहे हो तो ऐसे चलेगी वो, आप फाउंड फाउंडेड फाउंडेड, ढूंढ रहे हो तो फाइंड फाउंड फाउंड। आज का क्विज आपका, सॉल्व करें इसको। दो इसके अंदर मैंने ब्लैंक्स रखे हैं, एक में फाइंड आएगा एक में फाउंड आएगा, मतलब जो दोनों में से एक वर्ब पड़ेगी, अपने लॉजिक के हिसाब से ढूंढना और कमेंट सेक्शन में डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विज में जानबूझ के छोटे रख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर हम बहुत ओवरबर्डन हो गए हैं, अब इतना बड़ा क्विज देते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड देते हो, हम डर जाते हैं, तो थोड़े दिन के लिए अपने ब्रेक लेंगे, थोड़े दिन बाद फिर से मैं अच्छे क्विज दिया करूंगा बीच बीच में। कह रहा एट द फॉर्मल लेवल मिस्टर ट्रम्प हैज सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग ओनली द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट एवर टू गेट इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कह रहा है फॉर्मल लेवल पे, एक आधिकारिक तौर पे क्या हुआ, ट्रंप साहब ने सफर किया है। अच्छा किसको, उस इग्नोमिनी को, उस बदनामी को, उस कलंक को, उस ह्यूमिलिएशन को, उस उपहास को जो है बीइंग होने का महज तीसरा यूएस प्रेसिडेंट आज तक एवर। और किस चीज के लिए, इम्पीच होने के लिए, महाभियोग चलने के लिए यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, यूएस के निचले सदन के द्वारा। तो कह रहा है ट्रंप साहब ने ऑफिशियली ऐसे कलंक को भी झेला है, तीसरे ही हैं वो आज तक के जिन्होंने, 45 में 3 ही हैं जिन्होंने आज तक इम्पीचमेंट को फेस किया है। और देखो ये क्यों किया था फेस, ऑन द सीरियस चार्जेज ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, बहुत ही सीरियस चार्ज लगे थे, आरोप लगे थे पावर के अब्यूज के, पावर के गलत इस्तेमाल के, ना मिसयूज के। और कह रहे पोटेंशियली इंक्लूडिंग ए कॉम्प्रोमाइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्विंग ए फॉरेन गवर्नमेंट, और जिसमें शामिल था पावर के इश्यूज में, मिसयूज में क्या शामिल था, जिसमें पोटेंशियली एक शामिल था कॉम्प्रोमाइज और किसका, नेशनल सिक्योरिटी का, जिसमें इन्वॉल्व होता था एक फॉरेन गवर्नमेंट। कह रहा है और शामिल था इसमें एंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस ड्यूरिंग ए कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट हिम। इसमें शामिल था रोकने का काम जस्टिस को, न्याय को, एक कांग्रेशनल इंक्वायरी के दौरान उन एलिगेशंस के अंदर जो थे गलत काम के उसके खिलाफ। देखो सेंटेंस लंबा है मानता हूं, पर इसमें इसने यही बताया कि आज तक इसके कौन कौन से कलंक लगे हैं। तो देखो मैं फटाफट बता देता हूं, 3 तरह के कलंक इसके ऊपर लगे हैं। फॉर्मल लेवल पे इसने सहे हैं 3 कलंक। पहला तो है आज तक खाली तीसरा जो यूएस प्रेसिडेंट जो आज तक महाभियोग चलाया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। वहां की लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां की राज्यसभा को बोला जाता है सेनेट, है ना। तो लोकसभा ने वहां की इसको इम्पीच किया है। अब देखो क्यों इम्पीच किया था, ये बताएगा क्यों इम्पीच किया। इस पे बहुत सीरियस चार्ज लगे, इसने पावर को मिसयूज किया है, और जिसमें शामिल है एक कॉम्प्रोमाइज कर देने का काम देश की सुरक्षा को, जिसमें एक फॉरेन गवर्नमेंट को भी इसने शामिल कर लिया था, किसी दूसरे देश की सरकार को। और साथ ही साथ इसमें शामिल है रोक देने का काम जस्टिस को, जो एक कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो एक बहुत बड़ी जांच चल रही थी इसके खिलाफ, उन एलिगेशंस पे कि इसने कुछ काम किया है उनके खिलाफ। तो ये ऐसे काम करता था, अपनी एलिगेशन के अंदर, जांच के अंदर अपनी टांग अड़ाता था, ऑफसेट करता था, उसके रास्ते में रोड़े डालता था। समझ गए सेंटेंस, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। इग्नोमिनी वर्ड को नोट कर लेना, बदनामी, ऑफसेट करना मतलब रास्ते में रोड़े डालना, टांग फंसाना। कह रहा है हाउ एवर फिर भी इवन दिस पॉलिटिकल एम्बैरसमेंट पेल्स इन कंपैरिजन टू द टॉरेंट्स ऑफ हेटफुल रिटोरिक एसोसिएटेड विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है फिर भी ये जो पॉलिटिकल एम्बैरसमेंट है ना, ये जो सियासी इसके लिए कलंक है, जो इसके लिए शर्मनाक वाली बात है, कह रहा है ये पेल हो जाती है, ये फीकी पड़ जाती है कंपैरिजन के अंदर, तुलना में उन टॉरेंट्स के, उन लहरों के जो हेटफुल रिटोरिक के हैं, जो नफरत बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों के हैं, और जो वो किससे जुड़े हुए हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके प्रशासन से। कह रहे ये तो कुछ भी नहीं, ये जो रोज नफरत भरी बातें करते हैं ना, और कैसी रिटोरिक के तौर पे लोगों को अपने प्रभाव में लेने वाली, कह रहा है ये इनके सामने, तो इन बातों के सामने ये सारी पॉलिटिकल एम्बैरसमेंट पेल है, फीकी पड़ी हुई है। समझ गए सेंटेंस को, पेल मतलब फीका पड़ना, फेड होना, डिमिनिश होना, डिम होना, है ना। अच्छा रिटोरिक क्या होती है, ऐसी बात जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। ग्रैंडिलोक्वेंस, मैडिलोक्वेंस, है ना। लोको रूट आपने खबरी पे मेरे साथ किया है, लोको रूट से सारे वर्ड्स आप जानते होंगे अगर आप खबरी पे मुझे फॉलो कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बर्डरडेस बोलते हैं इसको, बैलूनी बोलते हैं, इलोक्वेंस बोलते हैं, सबका मतलब यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिटोरिक वो करते हैं जो बड़े बड़े नेता आकर के आपको स्टेज पे बताते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, उनको बोला जाता है रिटोरिक। कह रहा है रेसिज्म, सेक्सिज्म, xenophobia, nativism, and economic and geopolitical isolationism appear to be the buzzwords that have shaped White House policy outlook since 2017। कह रहा नस्लवाद, सेक्सिज्म, सेक्सिज्म का मतलब होता है
आदमियों को औरतों से बेटर मानना, है ना, आप इस तरह से पार्शल हो जाते हो। तो नस्लवाद आदमियों को औरतों से बेहतर मानने का काम। जीनोफोबिया का मतलब होता है फॉरेनर्स का डर, इंडियन और चाइनीज को शर्मनाक बताने का काम। नेटिविज्म होता है अपने लोगों को, वहां के लोगों को सुपीरियर बताने का काम, नेटिव लोगों को। और आर्थिक और जियोपॉलिटिकल जो आइसोलेशनिज्म है, जो अलगाववाद है। कह रहा है ये जो 5 तरह की चीजें हैं ना, नस्लवाद लोगों को बुरा बताना, बाहर वालों को, आदमियों को औरतों से बेहतर बताना, वहां के नेटिव लोगों को सबसे अच्छा बताना, और दुनिया से अलग हो जाना। कह रहे हैं जो 5 चीजें हैं ना, ये दिखाई देती हैं अपीयर टू बी। और क्या? बज वर्ड्स, सबसे पॉपुलर वर्ड्स। और कौन से वर्ड्स? जिन्होंने ढाला है, शेप किया है व्हाइट हाउस की पॉलिसी को 2017 से। 2017 से व्हाइट हाउस की पॉलिसी का आउटलुक जो है, जो फ्यूचर है, जो व्यू पॉइंट है, वो इन चारों 5 चीजों के चारों तरफ ही घूमता है। समझ गए सेंटेंस को? जियोपॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली ये आइसोलेट होना चाहते हैं, ट्रम्प अमेरिका को अलग करना चाहते हैं। बाकी सब वर्ड्स आपने मेरे साथ देख लिए हैं। बज वर्ड देख लेना, बहुत ही पॉपुलर वर्ड होता है बज वर्ड। कह रहा द sheer डेथ ऑफ रैनकोर एंड डिसएंटेचमेंट दैट दिस हैज जनरेटेड अक्रॉस अमेरिका कैन ओनली बी अंडरस्टूड ओवर द डेकेड्स टू कम। कह रहा जो sheer डेथ है ना, जो निरी गहराई है, sheer मतलब एब्सोल्यूट, निरी, प्योर। कह रहा जो प्योर गहराई है ना रैनकोर की, कड़वाहट की, इस वर्ड को देखना, बहुत अच्छा वर्ड है कड़वाहट। कह रहा कड़वाहट की जो गहराइयां हैं और जो डिसअपॉइंटमेंट की गहराइयां हैं, डिसअटैचमेंट की गहराइयां हैं, जो कि इसने जनरेट की है और पूरे अमेरिका में, कह रहा उनको समझा जा सकता है सिर्फ आने वाले दशकों के अंदर ही। आज नहीं समझ पाओगे, ये कड़वाहट आगे आने वाले कई दशकों में अनफोल्ड होने वाली है। तो डेथ की वर्ड है यहाँ पे कैन ओनली बी अंडरस्टूड, और दिस की वर्ब है हैज जनरेटेड। रैनकोर वर्ड को नोट कर लेना, कड़वाहट, डिसएंचेंटमेंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए अपने पास शैग्रीन। रैनकोर वर्ड को बहुत बार पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। मलिस, एनिमोनिटी, है ना, एक्रीमोनी, ये सबके सब इसके सिनोनिम्स हैं। कर नाउ विद एग्जैक्टली 3 months remaining until the scheduled president poll, voters at last have an opportunity to ask themselves whether their rightful indignation about elitism and studies in Washington warranted electing in a president who brazenly disregarded innumerable टेनेट्स ऑफ लॉ। देखो लंबे सेंटेंस है पर इससे सिंपल नहीं हो सकते अगर आपको वोकैबुलरी पता हो और सब्जेक्ट वर्ब समझ में आ रहे हो। कह रहा अब नाउ महज या एग्जैक्टली मोटे तौर पे 3 मंथ के रहने के साथ ही, है ना, पूरी तरह से 3 मंथ के रहने के साथ ही, और कब तक? शेड्यूल इलेक्शन तक, प्रेसिडेंट के पोल्स तक, है ना। कह रहे इसके साथ ही वोटर्स ने आखिरकार उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि वो अपने आप से पूछें, और क्या पूछें भाई, कि उनका जो सही गुस्सा है, राइटफुल इंडिग्नेशन है, सही जो उनका एंगर है, और किस बारे में? इन 2 चीजों के बारे में। एलिटिज्म मतलब होता है अपने आप को एलिट बताना, दूसरे लोगों को छोटा बताना। स्टडीज का मतलब होता है ऐसी नोकझोंक, ऐसी रसाकसी जिसमें चीजें आगे ना बढ़ पाए, इन एक्टिविटी आ जाए। तो कह रहा जो गुस्सा है ना वहां पब्लिक का, एक तो ट्रंप के एलिटिज्म के खिलाफ और ट्रंप के स्टडी के खिलाफ वॉशिंगटन के अंदर, कह रहा वो गुस्सा वारंट करता है, जरूरी बनाता है इलेक्ट करने को एक ऐसे प्रेसिडेंट को जो शर्मनाक तौर पे डिसरिगार्ड करता है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता है काउंटलेस, असंख्य, इन्यूमरेबल ऐसे टेनेट्स को, ऐसे रूल्स को जो है लॉ के। अब लगा ना कॉम्प्लिकेटेड, एक बार फिर रिपीट करता हूं, सिंपल हो जाएगा। 3 महीने के रहने के साथ ही इलेक्शन के अंदर वोटर्स के पास आखिरकार मौका आ गया है कि वो अपने आप से इस सवाल को पूछें कि उनका जो जायज गुस्सा है, राइटफुल इंडिग्नेशन है, जो एलिटिज्म ट्रंप ने दिखाया है और जो स्टडीज ट्रंप ने दिखाया है वॉशिंगटन में, उसको जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही इलेक्ट करने की एक ऐसे प्रेसिडेंट को जो शर्मनाक तौर पे बहुत सारे टेनेट्स जो है लॉ के उनको डिसरिगार्ड करता है, खुले तौर पे शर्मनाक, बिना शर्म के उनको जो है उनको नहीं मानता। तो अगर आप वोटर्स को अपने आप को पूछ करके देखना है कि फिर से ट्रंप चाहिए या नहीं चाहिए। समझ गए होंगे आई थिंक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लास्ट में जाकर के वर्ड्स बता देता हूँ, सिंपली समझ में आ जाएंगे। स्टडीज मैंने आपको बता दिया, इनएक्टिविटी, इनएक्शन, और कैसा, जो कि रस्साकशी के कारण हो रहा है पक्ष और विपक्ष की। इसका बिल्कुल एंटोनिम या मैं इसका बोलूँ इसका सिनोनिम है, पर इससे बिल्कुल गलत सेंस में, है ना। स्टडीज होता है नेगेटिव सेंस, अब मैं पॉजिटिव सेंस में इसका आपको मीनिंग बता रहा हूं, वो होगा इक्विलिब्रियम। स्पेलिंग देख लेना, सही लिख रहा हूं ना, और इक्विपोइस, इक्वी रूट करवाया था मैंने खबरी पे, दोनों वर्ड्स आपने मेरे साथ देखे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विपोइस भी वही करते हैं,
एक ऐसा इनएक्शन दिखाते हैं, पर ये पॉजिटिव सेंस में होता है बैलेंस के कारण। ये ऐसा सेंस है जिसके अंदर हम नेगेटिव सेंस में इन दोनों वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। राइटफुल मतलब सही, इंडिग्नेशन मतलब डिस्प्लेजर, गुस्सा, एंगर, फ्यूरी, रेज, एनरेज। इन्यूमरेबल मतलब काउंटलेस, जिनको काउंट ना किया जा सके। टेनेट्स होते हैं लॉज, प्रिंसिपल्स, रूब्रिक्स। ब्रेजनली होता है शर्म, बेशर्मी भरा, शेमलेस, इम्प्यूडेंट। अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक दे करके और शेयर करके इन वीडियोस को मुझे बताना। कमेंट सेक्शन में अपनी समरी और आज की क्वेश्चंस के आंसर्स को डालें, मैं भी अपडेट कर देता हूं। साथ ही साथ ग्रामर सीरीज को जरूर से फॉलो करें। अगर आप ग्रामर सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सीधे सीधे एडिटोरियल पढ़ने से आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। मैंने सारी ग्रामर कोशिश कर रहा हूं, एक एक करके, एक एक पार्ट करके मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊं। फिर मुलाकात लूंगा किसी और वीडियो में, रात में मिलूंगा खबरी पे। तब तक के लिए साइनिंग।